जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। बीते दिन मोदी सरकार की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ कुछ मुसलमान संगठन बल्कि विपक्ष दल के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा दे देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि CAA लागू कर दिया गया है लोकसभा चुनाव से पहले। क्या है मुद्दा और क्यों हमारे देश के मुसलमानों को ये काफ़ी हद तक पीड़ा दे सकती है, ऐसा क्यों सूत्रों के हवाले बातें निकल रही है, कुछ स्टेटमेंट भी जिक्र की जा रही है। यहाँ कहीं ना कहीं हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे 3 इस्लामिक कंट्री को क्या पीड़ा मिलेगी इससे, और 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा असर। तो आओ इन सभी मुद्दों को लेकर समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि चुनाव काफ़ी निकट आ चुका है। ऐसे में हर वो राष्ट्रीय स्तर के नेता कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है और अपने जो बीते कुछ वादा अगर छूटा है तो उसे पूरा करना चाहता है ताकि उसे वोट बेहतर तरीके से मिले। चाहे हम बात करें राहुल गांधी का या फिर बीजेपी का या फिर झाड़ू वाले पार्टी आम आदमी पार्टी का दिग्गज नेता केजरीवाल का इत्यादि। अगर आपको याद हो ना तो बीते सप्ताह से कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बना के आपको बताया था कि भाई साहब बीजेपी सरकार चुनाव से पहले CAA ले आएगी, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो कि 2019 में आया था, आपको पता होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं 4 से 5 साल लग गया। बीते दिन 11 मार्च 2024 को इसे लागू की गई। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि बीजेपी इसे लागू करने और इसे बनाने में काफ़ी हद तक प्रयास किया तभी जाके ये मुमकिन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं खेला यहाँ ये हो रहा है कि भाई साहब चुनाव से पहले ही क्यों किया गया, आखिर करना ही था तो पहले भी कर सकता था। अभी जस्ट थोड़ा ही दिन बचा हुआ है, करीब 1-2 सप्ताह, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर क्या होने वाला है वो तो आपको यकीनन पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे बीजेपी के दिग्गज नेता जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है, यानी हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तो यहाँ इस स्टेटमेंट के जरिए आप देखो इनका डायरेक्टली कहना है कि देखो CAA को लेकर कांग्रेस इसलिए ये कर रही है, दरअसल वो क्या कर रही है ना, वोट बैंक को लेकर ये कर रहा है राजनीतिक। तो इनका अगर मानो तो भाई साहब ये इनके ऊपर टारगेट कर रहा है। वहीं इन लोगों का माने तो 2019 में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि CAA अगर आता है तो मैं तो लगने नहीं दूंगा। हालांकि अब आ चुका है, ये शायद अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, आप अपनी राय दे सकते हो। लेकिन आखिर ये होता क्या है, क्यों 2016 से ये मुद्दा उठी थी, फिर 2019 में ये सब ये होता है, जो कि मैं आगे अभी बताऊंगा। ये प्रोटेस्ट की मामला यहाँ कैसे आ गया, क्यों आखिर मुस्लिमों को ये बुरा लगने लगा, किन 3 देशों से ये ताल्लुक़ रखता है, ये जानने वाली बात होगा। बाकी जो मुद्दा है वो वीडियो के अंत में आप समझोगे, लेकिन इससे जुड़ी कुछ खास बातें हमें पहले समझना होगा। वो ये कि भाई साहब इस पर कोई शक नहीं है कि हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे कुछ इतू सा देश, ठीक है, जो कि इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, वहाँ के कुछ वैसे लोग जो कि उस देश के अल्पसंख्यक हैं, यानी वहाँ के आबादी के मामले में वो कम है, वो अगर हमारे देश तो आते ही है घुसपैठिए तरीके से, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ के कुछ मुस्लिम लोग भी आते हैं। यकीनन आपको समझना होगा कि हमारे देश के अगर मैं बात करूँ तो भारत का कोई भी हिंदू भाग के पाकिस्तान नहीं जाता है भाई साहब, लेकिन पाकिस्तान का कई सारे मुस्लिम इधर आ जाते हैं। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द में बसे 3 देशों से जुड़ा हुआ है। एक तो बांग्लादेश जो कि इस लोकेशन में है, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये क्यों है CAA से जुड़ा, ये जानने वाली खास बातें होगा। आखिर ये होता क्या है ये दरअसल जान लो। देखो ये होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, जो कि एक कानून है नागरिकता को लेके। ये पहले 1955 का अगर आप देखो तो उस वक्त भी नागरिकता कानून थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। उसी चीज़ को अपडेट किया गया है, यानी इसमें कुछ संशोधन किया गया है, इसे दे दिया गया है CAA का नाम, ठीक है, जिसे आप यहाँ पे देखते हो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत। अब हो ये रहा है कि हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान से आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ कांड होते रहता है, वो लोग भाग के इधर आते हैं। ऐसे में CAA के अंतर्गत एक जो नियम लिया गया उसके अंतर्गत क्या फ़ायदा होगा, ये खास बात होगा। यही वजह है कि जो सबसे ज़्यादा पीड़ा दे रहा है उन लोगों को जो कहीं ना कहीं इलीगल रूप से हमारे देश में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ आप ये देखो 3 देश का जिक्र किया गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी हमारे देश में प्रवेश कर चुके हैं, यानी भारत में वो आके रहने लगे हैं, वो कैसे लोग होंगे ये देखो। उन तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, यानी वहाँ के जो कम आबादी वाले लोग हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पे हिंदू हो गया, ठीक है, ईसाई हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया और पारसी हो गया, लेकिन इसमें दूर दूर तक कहीं भी मुस्लिम नहीं लिखा हुआ है। आखिर एक बात आपको समझना होगा ना भाई साहब, इस पर देखो अगर हम बारीकी से जाएं तो 1971 में तो हमने इसका साथ दिया ही जब बांग्लादेश बन रहा था, और आज भी हमारा रिश्ता गहरा, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या वही रेट से हिंदू वहाँ सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोग यहीं पर रह गए थे।
ऐसे में पाकिस्तान जब पैदा हुआ था, देखो पाकिस्तान तो कभी कभी बोल देता है कि वो आज़ाद हुआ था। बेटा तू आज़ाद कहाँ से हुआ था यार मतलब क्या ही बोले। इसलिए मैंने यहाँ पे पैदा शब्द का जिक्र किया है, क्योंकि ये पैदा ही हुआ था, ठीक है, इंडिया ने ही पैदा करके उसे छोड़ दिया है। तो वैयादों की तरह वो लोग भटक रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान जिसमें अभी तालिबान का कब्जा है पूर्ण रूप से, ऐसे विषय में वहाँ के कुछ मुस्लिम लोग भी हमारे यहाँ पे भाग के आते हैं। वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या होता है इन 3 देशों में आपको बखूबी पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बांग्लादेश का आंकड़ा दिखा देता हूँ 1974 से 2022 तक। ये देखो, ये जो बगल में आप देख रहे हो ना, ये 13% लगभग वो उस टाइम था 1974 में। फिर आप देखो 2022 में तो कितना हो गया, 7.95%। तो ये घटते जा रहा है। और पाकिस्तान का देखोगे तो वो नीचे आ रहा है। अफगानिस्तान का तो भाई साहब 99% जो वहाँ पे अल्पसंख्यक थे, हिंदू थे, सिख थे, वो लोगों को उन लोगों ने या तो भगा दिया या फिर वो लोगों ने उस देश को छोड़ के इधर उधर चला गया। तो कुछ लोग हमारे देश भी आए हैं, ठीक है। और तालिबान का तो वहाँ अफगानिस्तान में कब्जा है ही, आपको पता ही है कि वहाँ के तो मतलब मुस्लिम महिला भी सुरक्षित नहीं खुद को महसूस कर पाते हैं। ऐसा भी कई बार सूत्रों के हवाले आंकड़े आते हैं। कई सारे वेस्टर्न मीडिया इन चीज़ों को आर्टिकल में भी सामने लाती है। कई बार मैंने इन चीज़ों के ऊपर वीडियो भी बनाया है। लेकिन आप पाकिस्तान का ही बात ले लो, वहाँ कई सारे हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है। आज अगर आप पाकिस्तान के पास जाके ऑफर दे दो कि भाई साहब कौन आना चाहेगा इंडिया, तो हमें नहीं लगता है कि भाई साहब सीट पूरा नहीं होगा। मतलब किसी भी बस या ट्रेन या फिर जहाज किसी को भी भेज दो, वो पूरा तरह से फुल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं इंडिया आने। लेकिन इंडिया का एक भी शायद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ के हिंदू कोई जाना चाहेगा। तो ये होता है कहीं ना कहीं ये। तो कहीं ना कहीं आपको ये खास बात समझना होगा, हम जिस सीएए की बात कर रहे हैं इसमें अल्पसंख्यक को नागरिकता देगी हमारी सरकार इस कानून के तहत, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत। लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं है कि हम उस देश में जो बहुल संख्यक है, यानी जो वहाँ के ज़्यादा संख्या है, वहाँ का अगर मुसलमान आएगा तो मैं उसे क्यों दूँ नागरिकता। सिंपल सी बात है। वहीं पे हमारे देश के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि भाई साहब किसी को मत दो, वो लोग बाहरी है। और मैं अगर अपने शब्दों से बोलूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, तो भाई साहब एक डॉक्टर अगर दया करेगा तो इलाज नहीं कर पाएगा। तो हमें कानून के तहत चलना चाहिए, ना कि इमोशनल के तहत, ठीक है। तो अब कानून बना है तो सरकार जो कानून बनाई उसको तो लागू होना ही है, और वो होगा ही। तो आगे ही बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन जब अधिनियम बनकर उभरा था, यानी 2019 में ये पास हो चुका था, ठीक है भाई साहब, ये चीज़ याद रखें। तब क्या होता है कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय के कुछ लोग और उसके बाद अधिकांश मुस्लिम संगठन के लोग एक भयानक प्रोटेस्ट के देखने को मिला हमें, ठीक है, उन दिनों 2019 से 20 के बीच में। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हलचल हुआ और सीएए को उन्होंने जोड़ दिया एंटी मुस्लिम कानून के रूप से, बोला कि ये एंटी मुस्लिम कानून है। और आपको पता होना चाहिए कि सीएए जब लागू अभी हो गया, इसके बाद एनआरसी या फिर एनआरपी भी एनपीआर भी लागू हो सकती है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये लोग खुल के इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे उन दिनों, ऐसा आर्टिकल भी देखने को मिला था। लेकिन ये मुद्दा एक बार फिर से हलचल आ चुका है, क्योंकि अब क्या हुआ है, ये करीब 4 से 5 साल बाद अब लागू कर दी गई है, क्योंकि 2019 में ये कानून बन के तैयार हो गया था। लेकिन आपको मानना होगा भाई साहब, उन दिनों प्रोटेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि ये कानून एक तरह से पारित हो चुका था, यानी कानून बन चुका था, बस लागू करना बाकी था। और तब तक अभी तक कहीं ना कहीं अड़चन बनता गया। लेकिन बीजेपी को भी गजब, इन लोगों ने क्या किया, 2016 से ही इन चीज़ों के ऊपर प्रयास करने लगा था। दुर्भाग्य था इनका कि उस टाइम लोकसभा में तो पास हो गया। देखो, जब भी हम कोई भी कानून का संशोधन करते हैं या फिर नया कानून बनाते हैं तो 2 जगह पे पास कराना अनिवार्य हो जाता है, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो 2016 में लोकसभा में तो पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा ने इसे ठुकरा दिया। आगे चल के 2019 में इनकी फिर से सरकार बनती है और फिर से ये आती है उस बिल को लेके, सीए बिल को लेके, नागरिकता संशोधन बिल। उसके बाद ये पास हो जाता है लोकसभा तथा राज्यसभा। उसके बाद कानून को पूर्ण रूप से पारित करने के लिए हमें राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है, उनकी भी मंजूरी 2020 में दे दी जाती है। तब से अभी तक ये पेंडिंग था, जो कि बीते कल ये काफ़ी हलचल के साथ एक अद्भुत प्रतिक्रिया देखते हुए इसे लाया गया, जो कि कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव पे भी असर डालेगा। अब ये मुद्दा क्या हुआ है, इन दिनों की बात करें तो ये हलचल तो मचा हुआ है, लेकिन 2019 से अभी तक मैं बताऊं तो करीब 200 से भी अधिक, करीब 250 के इर्द गिर्द में आंकड़ा भटकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करा दी गई है। और कहीं ना कहीं उस वक्त भी रोका गया था, क्योंकि इसके साथ जो कानून का जो पेज है वो काफ़ी लंबा चौड़ा जोड़ दिया है, करीब 39 पेज से भी अधिक है या फिर इर्द गिर्द में भटकते हैं। इसमें ओवैसी का भी नाम था, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि इन्हें लगता है कि ये मुसलमान का नेता है, भले ही मुसलमान इसे माने या ना माने वो अलग बात है, आप अपनी स्टेटमेंट दे सकते हो, ऐसा सूत्रों के हवाले कई सारे नेता लोग बोला करते हैं, ठीक है।
यहाँ आप देख रहे हो कि इस बार जब ये कानून ला दिया गया तब मुसलमान संगठन जिसका नाम बताया जा रहा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इनके ओर से देखो याचिका तो तब से 2019 से ही काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। इनका रिक्वेस्ट है कि भाई साहब इसे रोका जाए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब अपनी राय आप अवश्य साझा करना उचित समझें। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।